जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। चुनाव बीतने के 10 दिन बाद कांग्रेस को समझ में आया कि हम चुनाव हार गए हैं, तो फिर से अपना ईवीएम वाला पर्चा उन्होंने निकाल लिया। इस बीच हुआ कुछ यूं कि ईवीएम के खिलाफ सफेद झूठ वाली 5 कॉलम की लंबी चौड़ी खबर फोटो के साथ मुंबई के एक अखबार मिड डे ने छापी, जिसमें बड़ी सनसनीखेज हेडिंग दी गई थी कि फोन से ईवीएम हैक हो रही है और इसी के बूते महाराष्ट्र के भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। इसके बाद कांग्रेस का टूल किट गैंग और इकोसिस्टम काम पे लग गया। इस अखबार को बड़े बड़े पत्रकार और विपक्षी नेता शेयर करने लगे। इसे राहुल गांधी ने तुरंत रिट्वीट किया, बिना सच्चाई को जाने। कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने बताया कि मोदी जी ऐसे ही बेईमानी से चुनाव जीते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पूरे इकोसिस्टम ने उसे देश में फैला दिया। और जब चुनाव आयोग ने झूठी खबर छापने पर अखबार को कानूनी नोटिस भेजा, तो अखबार के 3 इंच के सिंगल कॉलम में माफी मांगकर पीछा छुड़ा लिया और ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन एजेंडा तो चल निकला। ये तो कटु सत्य है कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से हैरान और परेशान है कि हम सत्ता से बाहर कैसे और क्यों हैं, जबकि इस देश पर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की ही हो सकती है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है। जैसे नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की जिद थी, सत्ता चाहिए थी, भले ही देश का बंटवारा क्यों न हो जाए। तो आज भी कांग्रेस यही कर रही है। लेकिन मेरा विषय कुछ और है। मेरी चिंता कांग्रेस नहीं, भाजपा है। सवाल सबसे बड़ा है कि भाजपा 10 सालों से क्या कर रही है। भाजपा का आज तक अपना कोई इकोसिस्टम क्यों नहीं बन सका। वो क्यों आज भी कांग्रेस की फेंकी हुई गेंद खेलने को मजबूर है। मिड डे न्यूज़ 24 जैसे अनेक मीडिया संस्थान और कुछ पत्तलकार यूट्यूबर्स फेक न्यूज़ फैलाने की फैक्ट्री बन चुके हैं, जिसकी बेशर्मी को जनता प्रतिदिन लंगा करती रहती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। आखिर भाजपा विपक्ष से इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है। आज अगर भाजपा की जगह कांग्रेस या इंडी ठगबंधन वालों की सरकार केंद्र में होती, तो बता देती भाजपा को कि शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता है। कर्नाटक, बंगाल, पंजाब, झारखंड आज इसका उदाहरण है। और कुछ समय पहले महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल में भी वो अपना डिक्टेटरशिप दिखा चुकी है। लेकिन मोदी सरकार ने उनसे कुछ नहीं सीखा। ये अपनी गांधीगिरी में ही मस्त है। 20 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, इतना बड़ा संगठन है, सबसे ज्यादा फंड है इनके पास, इतनी बड़ी लीगल सेल है। फिर भी विपक्ष कभी ईवीएम तो कभी कुछ उठाकर हर बात पर झूठ फैला रहा है और जम के जनता को बरगला रहा है। और इन नक्कारे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किसी भी झूठ पर एक एफआईआर तक कर सके, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल हर छोटे बड़े सच पर भी एफआईआर करके भाजपा समर्थकों को अंदर कर दे रही है। बिहार, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पत्रकारों और यूट्यूबर्स के साथ यह तमाशा हो चुका है। भाजपा की आईटी सेल को तो छछूंदर बना दिया है विपक्ष ने। जब उनका मन होता है वो इनके लोगों पर केस ठोक कर अंदर डाल देते हैं और इनसे फिर भी कुछ नहीं होता। ये तमाशबीन बने रहते हैं। राजस्थान में एक घरेलू झगड़े में एक गूंगी मीणा बच्ची की हत्या हो जाती है और 24 घंटे में भजनलाल सरकार असली कातिलों को पकड़ भी लेती है। फिर भी हत्या के 5 घंटे बाद से ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्या था? भजनलाल इस्तीफा दो। और इनकी आईटी सेल झुंझुना बजा रही थी। नीट पेपर लीक होते हैं, पूरा देश जान गया था कि पेपर लीक हुए हैं। हर चैनल बिहार में गिरफ्तारियां दिखा रहा था और इनका केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्रालय के बाहर अपनी नेम प्लेट के सामने खड़े होकर हर चैनल को इंटरव्यू दे रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और हम वही करेंगे जो कोर्ट कहेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। जब पेपर लीक नहीं हुआ था तो मामला कोर्ट में कैसे चला गया? और फिर जनता ने तुमको चुना है या कोर्ट को? जब कोर्ट ही सब करेगा तो आप मंत्री किस लिए बने हो? और अब बके जा रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों को बख्शेंगे नहीं। गजब तमाशा बना रखा है। ये सरकार इतने नशे में चल रही है कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। शुक्र मनाएं कि इन्हें इतने कमजोर और मूर्ख विपक्षी मिले हैं, जो केवल फिसड्डी भाषणों और मुस्लिम वोटों के लिए अपनी फजीहत करवाते रहते हैं और उसी चक्कर में इन्हें वोट मिल जाता है।
अगर विपक्ष के पास 2-4 भी ढंग के नेता होते और केवल एक ही ढंग का राजनीतिक रणनीतिकार होता, तो इनको कांग्रेस जितनी सीट भी नहीं मिलती। जनता ने इस बार पटखनी दी है, लेकिन जरा भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या है? कांग्रेस ने अपनी समर्थक जनता को बता दिया कि हम ईवीएम की वजह से हारे हैं, वरना हमारी ही सरकार होती। ये आज तक नहीं बता पाए कि ये क्यों हारे हैं, इनका पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आया। कांग्रेस का नैरेटिव सेट करने का इतिहास रहा है। 1989 में जब राजीव गांधी पीएम थे और 24 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, तब चुनाव में बीजेपी की 89 सीटें आई थी और तुरंत राजीव गांधी बैलेट पेपर और वॉलेट बॉक्स को ही खराब बताने लगे। कहने लगे कि भाजपा ने फर्जी बैलेट पेपर छापकर चुनाव जीता। मतलब 90% भारत पर कांग्रेस का राज है, सारी राज्य सरकारें इनकी है, केंद्र में इनकी सत्ता है और बीजेपी ने बैलेट पेपर छापकर बक्से में मिला दिया। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। चुनाव जीतने के बाद भी इसको मुद्दा बनाना कि बीजेपी को कैसे 89 सीटें मिल गई, जरूर कुछ धांधली हुई है। ये है कांग्रेस। इधर मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के 99 सीटों के लिए ऐसा कह सके, जबकि जनता कह रही है कि कांग्रेस को कैसे 99 सीटें मिल सकती हैं, किसी ने तो वोट नहीं दिया। लेकिन गांधीवादी सरकार मौन है। ऐसे लोग क्या बनाएंगे इकोसिस्टम, क्या सेट करेंगे नैरेटिव। इन्हें आज भी कांग्रेस से सीखने की जरूरत है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। इनकी लचरता का आलम देखिए। ईवीएम पर इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश होने के 48 घंटे बाद भी भाजपा अभी भी सोच रही है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। जबकि अगर कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ होता तो पूरे न्यूज़पेपर प्रबंधन टीम को जेल में डाल दिया जाता और केस दर्ज कर रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया गया होता। एक कड़वा सच सामने आ रहा है कि बीजेपी सरकार विकास कर सकती है, लेकिन प्रशासन नहीं चला सकती। प्रशासन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये उन्हें कांग्रेस से सीखना चाहिए। बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है, उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। कभी कोर्ट, कभी चुनी हुई सरकार की दुहाई देकर अपने लोगों को मरने दे रहे हैं। बंगाल चुनाव में इतनी बुरी हार के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली। एक्शन तो छोड़िए, कड़ी निंदा भी नहीं निकल रही है मुंह से। यदि ईवीएम हैक होती तो बीजेपी 272 से नीचे क्यों रहती? मोदी जी काउंटिंग में पीछे क्यों चलते और मात्र 1.5 लाख वोटों से क्यों जीतते? बीजेपी के 18 मंत्री चुनाव क्यों हारते? इतने स्पष्ट और मजबूत उदाहरण होने के बाद भी भाजपा विपक्षियों को काउंटर नहीं कर पा रही है। 2-3 नेता सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने का कोई इकोसिस्टम इनके पास मौजूद ही नहीं है। इस मामले में न पुलिस की कार्रवाई से कुछ होगा, न चुनाव आयोग की हिम्मत है कुछ करने की। किस पर हाथ डालें, किस किस पर हाथ डालें? लंदन से न्यूयॉर्क तक सैकड़ों संगठनों में खलबली मच जाएगी और तानाशाही वाला प्रलाप चालू हो जाएगा। मोदी जी डर जाएंगे। यही योजना है, यही साजिश, अगले 5 साल का यही खाका है। तैयार हो जाइए, अभी तो सिर्फ कास्टिंग चल रही है, किरदारों को मैदान में लाया जा रहा है। फिल्म तो अब चालू होगी। राहुल और प्रियंका के एक साथ संसद में पहुंचने के बाद देखिए कैसे इन्हें बैकफुट पर लाया जाता है। ये मोदी जी का सीधापन कहें या विश्व गुरु का तमगा पाने की चाहत। कांग्रेस इंदिरा के समय से ऑफेंसिव खेलते आए हैं। जब देश में जैसा नैरेटिव फैलाना चाहा उन्होंने फैलाया, लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में फेक वीडियोस और खबरों के विरुद्ध कोई कानून विधेयक नहीं बनाया। किस बात का डर है इन्हें? जब सामने वाला इस मुगालते में हो कि गाली अच्छी है, कीचड़ में कमल खिलता है, जितने पत्थर मारोगे उनकी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ूंगा, तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद की जाए। जिन बातों को ये मजाक में ले रहे हैं, वो जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। कल तक जो आदमी क्रिया की प्रतिक्रिया में विश्वास रखता था, आज वो अचानक ही शांति का नोबेल प्राइज लेने की कोशिश में लगा हुआ है। आज वो पता नहीं किस डर से चुप रहने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। अमित शाह कुंभकर्णी निद्रा में चले गए हैं।
पता ही नहीं चल रहा है कि देश में कोई गृह मंत्री भी है या नहीं। उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत ही खतरनाक चाल है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बार-बार अफ़वाह फैलाना और लोगों को बरगलाना ये गृह युद्ध का संकेतक है। भारतीय लोकतंत्र का तमाशा तो हर रोज विपक्ष बनाता है। चुनाव में तो सारी हदें पार कर दी गई जब संविधान और आरक्षण को लेकर खुले मंच से भ्रांतियां फैलाई गई और उस झूठ के दम पर 99 सीटें लाई गईं। लेकिन भाजपा यह साबित नहीं कर सकी। मुंह पर टेप लगाकर दुबक गई। बीजेपी से अधिक समझदार तो रजत शर्मा निकले, जो रागिनी नायक के एक झूठे बयान पर पूरे टूल किट गैंग को समय से मुंहतोड़ जवाब दिया और कोर्ट में ले जाकर नंगा किया। भाजपा उसका भी फायदा नहीं उठा सकी। उल्टे कठोर निंदा करके संतुष्ट हो जाती है, चाहे उसके समर्थक देश भर में कहीं भी प्रताड़ित होते रहे। सोचिए ये कितना शर्मनाक है। इलेक्शन कमीशन खुद एक लचर संस्था है। जयराम रमेश ने अमित शाह पर ब्लेम किया कि उन्होंने 150 जिलाधिकारियों को काउंटिंग के दिन फोन किया था परिणाम प्रभावित करने के लिए। चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही, लेकिन फिर जयराम रमेश पर क्या एक्शन लिए गए? क्या जयराम रमेश ने 150 डीएम के नाम बताए? कुछ नहीं हुआ, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। अब ईवीएम पर भी वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अरे भाई, थोड़ी भी रीढ़ बची है या बिल्कुल ही? अमेरिका में जब फॉक्स न्यूज ने वोटिंग मशीन के बारे में फर्जी खबर पोस्ट की, तो उन्हें मशीन बनाने वाली कंपनी को 6,600 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। अब भारत क्या करेगा? आपको पता ही है। मानना पड़ेगा कि भाजपा सरकार अभी भी यह समझने में विफल रही है कि वामपंथी लॉबी के खिलाफ लड़ते हुए सरकार कैसे चलाया जाए। विपक्षियों पर एक्शन लेने से मोदी जी की छवि खराब हो जाएगी कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। फिर वो कैसे विदेश में जाकर मुंह दिखाएंगे? इसलिए वो चुप ही रहेंगे। मोदी जी हर चुनावी सभा में कांग्रेस इकोसिस्टम की बात खूब करते रहे, लोगों को समझाते रहे, तो फिर बीजेपी का कोई इकोसिस्टम क्यों नहीं बनता? और बनता भी है तो वह कांग्रेस के इकोसिस्टम जितना ताकतवर क्यों नहीं हो पाता? सीधी बात है, बीते 8 सालों में मोदी जी ने अपना इकोसिस्टम तो बनाया, लेकिन बीजेपी का कोई इकोसिस्टम नहीं बना सके। ऐसे समझिए कि सरकारी संसाधन का कुछ हिस्सा जब समर्थकों तक पहुंचता है, तो उसी से उस पार्टी का इकोसिस्टम बनता है। इसमें अब तक मुख्य भूमिका पीएसयू आदि की ही रही, जो अपने फंड का एक हिस्सा ऐसे संगठनों, समूहों, पत्रिकाओं, बौद्धिक कार्यक्रमों पर खर्च करती है, जिससे इकोसिस्टम तैयार होता है। जब से मोदी राज आया, ये सिस्टम बंद कर दिया गया। जो पार्टी या विचारधारा को मजबूत कर सकते थे, ऐसे बीजेपी समर्थक 10 सालों से झंडू होकर घूम रहे हैं। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत ही जाएगी। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, या तो वे सोशल मीडिया के लोग हैं या फिर कुछ गिने चुने टीवी चैनल हैं। इनको आप इकोसिस्टम नहीं कह सकते। मीडिया हो या सोशल मीडिया, ये वर्तमान को प्रभावित करते हैं, ये इतिहास नहीं बना पाते। ये सारा शो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। परिणाम यह होगा कि मोदी जी के हटते ही सबसे तगड़ा झटका पार्टी के रूप में बीजेपी को ही लगने वाला है, क्योंकि आज तक उसका अपना कोई सिस्टम नहीं तैयार हो सका। इस बार तो पता चल भी गया कि सिर्फ मोदी जी के लिए माहौल बनाने और चेहरा लगाने से भाजपा को जीत नहीं मिल सकती। सिस्टम होना जरूरी है। इसके लिए भाजपा वालों को कांग्रेस का इकोसिस्टम समझना होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वभाव से वामपंथी और कांग्रेस पार्टी की दशकों लंबी सत्ता द्वारा पोषित वर्ग ने विश्वविद्यालय हो या मीडिया, बॉलीवुड हो या नौकरशाही, एक ऐसे समूह का निर्माण किया है जिसकी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी व्यवस्था ही अनुकूल है। इस समूह को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से चिढ़ है। नेहरूवाद में रचे बसे इस वर्ग के लिए भाजपा प्रतिद्वंदी से कहीं बढ़कर एक दुश्मन है। इस प्रभावशाली और संगठित समूह ने एक ऐसे व्यापक तंत्र का निर्माण किया है जो राजनीतिक और वैचारिक आधिपत्य के लिए बेहतरीन तालमेल के साथ दिन रात एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। आपको इस इकोसिस्टम की तत्परता और सक्रियता आश्चर्य में डाल देगी। चुनाव नतीजे हो या किसी विधेयक की तैयारी या इन्हें रास न आने वाली कोई अन्य पहल, इस इकोसिस्टम के पास अपने कुतर्क के प्रसार के लिए देश विदेश तक सैकड़ों मंच पहले से तैयार रहते हैं।
इस इकोसिस्टम में इस्लामी चरमपंथियों के गठजोड़ ने सड़कों पर मजहबी विरोध को रोज का तमाशा बना दिया है। कथित पंथ निरपेक्षता और उदारवाद का छद्म वेश लिए यह तंत्र इतना गहरा और मजबूत है कि 5-5 वर्ष पर आने जाने वाली सरकारों के ऊपर आज भी ये तंत्र भारी पड़ता है। संगठित या आक्रोशित होना अपने आप में अपराध नहीं है, परंतु अक्सर देखा गया है कि एक खास किस्म का इकोसिस्टम अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए बेहिचक असत्य और दोगलेपन का सहारा लेता है। नागरिकता संशोधन कानून हो या कृषि कानून या राफेल विमान खरीद, इस इकोसिस्टम द्वारा झूठ को पांव देने का पुरजोर प्रयास किया गया। इसी कारण कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नदी में शवों को बहाने के मामले में दायर की गई जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की जगह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार पाने वाली याचिका करार दिया था। राफेल मामले में स्वयं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, लेकिन न उनका रवैया बदला न उनके इकोसिस्टम का। यह इकोसिस्टम नारी मुक्ति की बात और हिजाब एवं 3 तलाक का बचाव एक ही सांस में कर लेता है। यह अल्पसंख्यकों से संबंधित छोटे बड़े अपराधों को वैश्विक समाचार बना देता है, परंतु किसी हिंदू या हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर मौन साध लेता है। चाहे शिमोगा में हिजाब का विरोध करने पर हुई हर्ष की हत्या हो या फिर तंजावुर में मतांतरण के दबाव के चलते लावण्या की आत्महत्या, यह इकोसिस्टम इन खबरों को पूरी तरह पचा गया। लव जिहाद में भले ही हर वर्ष दर्जनों युवतियां अपनी जान गंवाती हो, मगर यह समूह इसे सिरे से नकारता रहता है। इसी प्रकार विधानसभा और पंचायत चुनाव में बंगाल में हुई भयानक हिंसा को भी इस प्रभावशाली गुट द्वारा दबा दिया गया। केवल और केवल सत्ता परिवर्तन को ध्येय बनाकर अंध विरोध की प्रवृत्ति वाला इकोसिस्टम स्वस्थ लोकतंत्र और राष्ट्रीय अस्मिता एवं संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव पूर्व पत्रकारिता की आड़ में माहौल बनाने का प्रयास करने वाली शक्तियां मनमाफिक नतीजे न आने की स्थिति में जनता पर झांसे में आ जाने या सांप्रदायिक हो जाने के आरोप लगाकर जनमत का अपमान करती है। सरकार द्वारा किसी भी जनहित के कार्य का यह खुलकर विरोध करती है। इस इकोसिस्टम की मंशा जनतंत्र में तटस्थ भागीदार बनना या राष्ट्रीय विमर्श को निष्पक्ष बनाना न होकर भारत का भाग्य विधाता बनने की है। अपने ध्येय साधने के लिए विदेशी किरदारों से मदद लेना इस इकोसिस्टम के लिए शर्म की बात नहीं रही है, बल्कि भारत को पश्चिम के समक्ष बार बार कटघरे में खड़ा करना और पश्चिमी नेतृत्व से भारत के खिलाफ सख्ती की मांग अब आम हो चली है। राहुल गांधी 3 बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। सेंसर की तरह काम करने वाला यह शक्तिशाली तंत्र न सिर्फ मनपसंद व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर प्रामाणिकता की मुहर लगाता है, बल्कि यह भी तय करता है कि कौन से मुद्दे विमर्श का हिस्सा बनेंगे और कौन से नहीं। यही तंत्र दोषियों को पीड़ित बना देता है और जनसंहार के पीड़ितों को मुख्यधारा से ओझल कर देता है। इसे न तो शासकीय मर्यादाओं का लिहाज है, न ही लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की परवाह है। निहित स्वार्थ और दांव पर लगी बहुत बड़ी बाजी के चलते यह अपेक्षा करना मूर्खता होगी कि ये लोग स्वयं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। ऐसे में यह जिम्मेदारी जनता की है कि इनके मंसूबों को सफल न होने दें। किसी भी देश के सिस्टम में 7 मुख्य स्तंभ होते हैं: संविधान, अर्धसैनिक बल, न्यायपालिका, नौकरशाही, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद, चुनाव और मीडिया, जिसमें अर्धसैनिक बलों को छोड़कर बाकी सब पर कांग्रेस का कब्जा है। और शर्मनाक ये है कि विगत 10 वर्षों में अपना इकोसिस्टम तैयार करने की जगह भाजपा सिर्फ गाल बजाती रही और महिमा मंडन करती रही। ऐसे लोग लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। आज नहीं तो कल विपक्षी दलों के मजबूत इकोसिस्टम से इन्हें मात खानी ही है और उसकी शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।